हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल, और इसमें भी हम बात करेंगे भारत की भू-आकृति पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात की थी इसके पहले वाले वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, जो कि महत्वपूर्ण नोट्स हैं आपकी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट को हम सादरी पर्वत भी कहते हैं, और इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिमी घाट जो है तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट के समांतर उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। इसका जो है पूर्वी ढलान मंद है, और माफ़ कीजिएगा, हाँ, पूर्वी ढलान मंद है और पश्चिमी ढलान इसका तीव्र है। ठीक है, और इस पर क्या है, शरावती नदी पर स्थित यहाँ पर एक जलप्रपात है, जिसको हम लोग बोलते हैं गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा एवं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको हम कह सकते हैं, जिसकी ऊंचाई है 250 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पश्चिमी घाट के मुख्य शिखर कौन कौन से हैं। तो कुद्रेमुख, पुष्पगिरी, कलसूबाई, महाबलेश्वर जो कि पर्यटन स्थल है, और हरिश्चंद्र इसके मुख्य शिखर हैं। और इसमें एक नीलगिरी पर्वत स्थित है, जिसको हम लोग नीलगिरी के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी घाट जो है वो दक्षिण में पूर्वी घाट से मिलकर एक गांठ बनाते हैं, एक मिलन स्थल बनता है, तो इसको हम नीलगिरी कहते हैं। तो नीलगिरी जो है वो क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नीलगिरी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है डोडा बेटा। प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका जो है राइट आंसर है वो डोडा बेटा हो जाएगा आपका। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा स्थित है, और इसमें जो मुख्य जो है श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। और अन्नामलाई की पहाड़ियों के अलावा क्या है, अनाईमुड़ी शिखर इसमें जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अनाईमुड़ी शिखर, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। पश्चिमी घाट और भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर भी है। तो प्रश्न पूछा जाता है आपसे, यूपीपीसीएस और आईएएस में प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है अनाईमुड़ी। और अगर पूछा जाता है कि नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो इसका राइट आंसर है डोडा बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय प्रायद्वीप के प्रमुख दर्रे एवं पर्वत और पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारा है भोरघाट दर्रा। इसकी ऊंचाई है लगभग 1000 मीटर, और यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा थाल घाट है। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है सागर तल से, और यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 भोपाल इंदौर रेल मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं, और यह दर्रा नासिक को मुंबई से भी जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा है गोरन घाट दर्रा। तो गोरन घाट दर्रा क्या है, माउंट आबू के दक्षिण में स्थित है ये, और उदयपुर को, सिरोही, जालौर नगरों को भी यह जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए, हल्दी घाट। हल्दी घाट दर्रा है जो है ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, और ये कहाँ पर है, राजस्थान की अरावली श्रेणी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। और इसका नाम जो है हल्दी घाटी क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें जो है हल्दी जैसे पीले रंग वाली मृदा से इसका निर्माण हुआ है। और ऐतिहासिक रूप से क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि मेवाड़ के राजा राणा प्रताप और मुगल सेनापति आमेर के जो राजा थे मान सिंह, उनके बीच में 1576 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध इसी मैदान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पालघाट। तो पालघाट दर्रा क्या है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है, और यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर को, केरल राज्य के कोच्चि और कोझिकोड नगरों को भी यह दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहाड़ियों की बात करते हैं। तो पहला है कुद्रेमुख। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, 1892 मीटर है, और यहाँ पर लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत द्वारा ईरान को होने वाले लौह अयस्क जो है उसका निर्यात इसी पर्वत से या पहाड़ी से होता है, जो कि मंगलौर बंदरगाह के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं महाबलेश्वर श्रेणी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1438 मीटर है। नेक्स्ट बात करते हैं जो जोग जलप्रपात की। तो यह क्या है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर बहने वाली शरावती नदी। तो शरावती नदी कहाँ बहती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर बहती है, और इस पर क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है, जिसको हम लोग जोग जलप्रपात या जोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं।
यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, आप देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नीलगिरी। तो नीलगिरी क्या है, हम बात कर चुके हैं पहले से। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है उसको हम लोग नीलगिरी कहते हैं, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, 250, माफ़ कीजिएगा 2500 मीटर है। और इस पे जो है सबसे लोकप्रिय जो हमारा पर्यटन स्थल है ऊटी, वो इसी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं थाल घाट। तो यह क्या है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 3 भोपाल इंदौर रेलवे लाइन थाल घाट दर्रे से होकर ही गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बात करते हैं तो पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो क्या है, यह जो है दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर तक है। किंतु महानदी और गोदावरी के बीच जो है इसकी औसत ऊंचाई थोड़ा सा बढ़ जाती है, 1000 से लेकर 1100 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित अरोया कोंडा। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है अरोया कोंडा। ठीक है, और इस पूर्वी घाट में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि हमारी नन्नामलाई, वेलिकोंडा, पालकुंडा, जवादी, शिवराय इत्यादि पहाड़ियाँ इसमें देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालय की। जो हिमालय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा हमारा दीर्घ हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक, और इसको हम लोग शिवालिक को हम लोग बा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत क्या है और उत्तरी मैदान को हिमालयन फ्रंट फॉल्ट एक दूसरे से अलग करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है हिमालयन फ्रंट फॉल किसे अलग करता है, तो हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान को अलग करता है। और हिमालय पर्वत जो है किन राज्यों में फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश इत्यादि इसमें राज्य सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं हिमालय के भूआकृति प्रदेशों के बारे में, यानी कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज। तो इसको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय या हिमालय पार के पर्वत, दूसरा है दीर्घ हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालय, क्या इसको हम बा हिमालय भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं पहले ट्रांस हिमालय की। तो यह क्या है, हिमालय पार या ट्रांस हिमालय के पर्वत जो है वो लद्दाख और जास्कर, इसकी चौड़ाई जो है कितनी है, 40 किलोमीटर है, और इसमें देवास भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। अगली हम बात करते हैं दीर्घ हिमालय की। तो इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है 6100 मीटर होगा, यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा, मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और सबसे ऊंचा शिखर जो है काराकोरम पर्वत जो है दीर्घ हिमालय में स्थित है। इसकी जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं वो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, बद्रीनाथ, नंदा देवी और नामचा वर्मा। आगे देखते हैं तो हम बात करते हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय इसकी औसत जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई जो है वो 1300 से 1500 मीटर के आसपास है, और यह जीवाश्म रहित है। नेक्स्ट बात करते हैं शिवालिक की, यानी कि बा हिमालय, इसको हम नवीन हिमालय भी कह सकते हैं। यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू डिवीज़न से लेकर असम तक फैला हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक फैला है, कश्मीर राज्य के जम्मू डिवीज़न से लेकर असम तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा नहीं है, 8 किलोमीटर है, और 45 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और औसत ऊंचाई है 900 से 1500 मीटर। और इसका जो पूर्वी भाग है वो उसकी चौड़ाई जो है पश्चिमी भाग की तुलना में कम है, यानी कि इसका पश्चिमी भाग जो है उसको वो अधिक चौड़ा है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी देशांतरीय घाटियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे देहरादून, काठमांडू, चुम्बी इत्यादि। और इसमें बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी और चूने पत्थर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आप फिगर देख रहे हैं, इसमें आपको श्रेणियां दी हुई हैं। पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, और चौथा है पीर पंजाल। तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो हमारी पहाड़ियाँ हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ऊपर जो हमारा पहाड़ी है वो क्या है, काराकोरम। उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले काराकोरम है, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, और चौथा है पीर पंजाल। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तर है, ये हमारा दक्षिण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो हमारा उत्तर में क्या हो जाएगा, काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख है, उसके नीचे जास्कर है, उसके नीचे पीर पंजाल है। ठीक है, तो यही सही क्रम है हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं तो हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रों की। सबसे पहला इसमें दर्रा है अखिल दर्रा। यह दर्रा जो है लद्दाख को चीन के सिंगी घांग राज्य के नगरों को जोड़ता है। अगला दर्रा है बनिहाल दर्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है ये।
बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर जो है जम्मू नगर को श्रीनगर से जोड़ता है और साल भर यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में यातायात रहता है। तो इसलिए इसमें इसमें क्या है, एक सुरंग बनाएगी जिसका नाम है जवाहर सुरंग, और इसका जो नामकरण किया गया है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। इसका जो उद्घाटन किया गया था वो दिसंबर 1956 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बारालाचा। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है और मनाली से लेह को जाने वाला राजमार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट दर्रा है बोमडिला। भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है यह, और यह प्रमुख दर्रा है जो भारत को लहासा से जोड़ता है। अगला है हमारा दिबांग दर्रा। तो यह क्या है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह दर्रा 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले नगर से जोड़ता है। आगे हम बात करते हैं तो डिफू दर्रा है हमारा। डिफू दर्रा क्या है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा जल्पा। यह गंगटोक को लहासा से जोड़ता है और चुंबी घाटी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। अगला है जोजिला दर्रा। यह श्रीनगर को लद्दाख के लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला है हमारा लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड में स्थित है। इसके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह दर्रा मानसरोवर को जोड़ता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर के बीच जो तीर्थ यात्रा होती है वो इसी दर्रे से होकर गुजरती है। आगे हम बात करते हैं तो माना दर्रा। यह कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है जो कि तिब्बत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। भारतीय चीन सीमा पर स्थित यह दर्रा जो है रेशम मार्ग की एक शाखा रही थी और भारत चीन युद्ध 1962 के पश्चात इसे वर्ष 2006 में पहली बार खोला गया है। अगला है नीति दर्रा। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला यह दर्रा ऐतिहासिक दर्रा है और इस पर क्या है, मुगल रोड स्थित है। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और शिपकिला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, सतलुज नदी के महाखंड से होकर गुजरता है और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो यह रही बात दर्रों की। आगे हम बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं, एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो मेन दर्रे हैं हमारे, जो जम्मू कश्मीर में दर्रे कौन कौन से हैं, बुर्जिला है, जोजिला है, पीर पंजाल है। ये हमारे जो है वो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं सारे। बारालाचा और बनिहाल दर्रा ये सारे क्या हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला, मानू, नीति, बालचा और लिपुलेख दर्रा, यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और उत्तराखंड में भी ये माना जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो नाथुला। यहाँ पर नाथुला दर्रा है और ये बोमडिला दर्रा है। यहाँ पे जलपा दर्रा स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं तो हिमालय पर्वत का महत्व क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो हिमालय पर्वत हमारे लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया IAS प्री। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरें हैं उसको भी हमारा जो है हिमालय पर्वत उसको रोकता है। और हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले जेट स्ट्रीम को शीत ऋतु में 2 भागों में विभाजित कर देता है, जिससे आने वाली जो शीत लहरें हैं वो भारत तक नहीं पहुंचती हैं। और यह क्या है, सदा नीरा नदियों का जल स्रोत भी हिमालय पर्वत से ही होकर गुजरता है। और यह क्या है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण भी करता है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण हमारे इसके महत्व हैं हिमालय पर्वत के। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं तो उत्तर भारत का विशाल मैदान की। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है। शिवालिक पर्वत और उत्तरी भारत के बीच एक विशाल भ्रंश, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में फैले हुए इस विशाल भूभाग की उत्पत्ति कैसे हुई है, सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से इसका निर्माण हुआ है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए उत्तरी भारत के मैदान की चौड़ाई में वृद्धि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, यह हमारा है जो उत्तरी भारत का मैदान है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात उसके दक्षिण में एक विशाल अग्रगत बन गया और यह बड़ी भूसन्नति की भांति था। इसका उत्तर की ओर ढलान जो है वो मंद था और दक्षिण का ढलान तीव्र था। इसमें क्या है, निरंतर जलोढ़ मिट्टी के भरने से उत्थान होता गया। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीप से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों ने भारी मात्रा में जरूरी जो निक्षेप एकत्रित किया इसमें, और यह धीरे धीरे इसका निर्माण होता गया। आगे हम बात करते हैं उत्तर भारत के भूआकृतिक प्रदेश। तो इसमें 4 हमारे भूआकृतिक प्रदेश हैं। पहला जो है हमारा वो है भाबर का मैदान, दूसरा है तराई का मैदान, तीसरा है खादर मैदान और चौथा है डेल्टा। भाबर का मैदान जो है वो शिवालिक के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। इसका विस्तार जम्मू डिवीज़न से लेकर असम तक एक सक्रिय पट्टी के रूप में है और इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 8 किलोमीटर है, जो पश्चिमी भाग यानी कि पंजाब जम्मू में अधिक और पूर्वी भाग में कम है। भाबर की मिट्टी और परतों में पानी तीव्रता से नीचे की ओर छनता रहता है और भाबर मैदान में बसने वाले लोग प्रायः पशुपालन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है तराई का मैदान। तराई का मैदान इसकी बात करते हैं तो यह क्या है, भाबर पेटी के दक्षिण में समांतर तराई की पेटी फैली हुई है, यानी कि यह भाबर के दक्षिण में है और इसकी औसत चौड़ाई जो है वो पश्चिम में 15 किलोमीटर है और पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर है, यानी कि पूर्व में अधिक है। तराई बेल्ट में आर्द्रता यानी कि नमी रहती है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप रहता है, जिसमें प्रायः मलेरिया महामारी का रूप लिए रहता है। घने जंगलों से ढकी रहती हैं ये, और यहाँ पर क्या है, बहुत से जंगलों को काटकर भूमि को कृषि के अंतर्गत यहाँ पर लाया गया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तराई पेटी में आजकल चावल, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि अच्छी फसलें उगाई जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारा खादर। तो नदियों के दोनों तटों पर फैले हुए क्षेत्र को क्या बोला जाता है, खादर कहा जाता है। और यहाँ प्रायः वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है, जिससे क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी का जमा हो जाता है। इस क्षेत्र में गन्ना, चावल, मक्का, तिलहन, दलहन, चारा तथा सब्जियों के लिए अनुकूल यह माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है डेल्टा। डेल्टाई मैदान जो है वास्तव में खादर क्षेत्रों का ही विस्तार माना जाता है। उत्तरी भारत के मैदान का डेल्टाई मैदान गंगा नदी के नीचे भाग में लगभग 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं उत्तर भारत के जो है लघु मैदान। तो लघु मैदान में भी हमारा कौन सा है, राजस्थान का मैदान है इसमें, दूसरा है पंजाब और हरियाणा का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पहला हम बात करते हैं राजस्थान के मैदान की। तो ये राजस्थान का मैदान जो है अरावली के पश्चिम में स्थित है और यह मरुस्थली और बांगड़ इसमें जो है सम्मिलित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 17 लाख के आसपास, माफ़ कीजिएगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका जो है कुल क्षेत्रफल है। और इसके दक्षिणी भाग में लूनी नदी बहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगला है हमारा पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा का मैदान, इसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 650 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व में लगभग 300 किलोमीटर तक है। सतलज, व्यास, रावी नदियों के जलोढ़ अथवा अवसादों से बना है यह, और इसकी जो है औसत ऊंचाई जो है लगभग 300 मीटर जम्मू नगर तथा कठुआ के बीच है। पंजाब हरियाणा मैदान को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यास तथा रावी के बीच का और दूसरा है व्यास तथा सतलज के बीच का, दोआब इसको हम बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है गंगा का मैदान, जो कि बहुत ही विस्तृत है। पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक यह मैदान जो है फैला हुआ है। पश्चिम में पूर्व की ओर इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो कुल जो है लंबाई है वो 300 किलोमीटर है। इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं गंगा के मैदान को। पहला हमारा है गंगा का ऊपरी मैदान, इसको हम लोग अपर गंगा मैदान भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा मध्य यानी कि मिडिल, और तीसरा जो है हमारा वो हो जाएगा निचला यानी कि लोअर गंगा
प्लेन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? भारत के मैदान के पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान स्थित है और इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 720 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 80 किलोमीटर तक इसका टोटल जो है लंबाई है। पश्चिम की दिशा को छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है और जो है इसकी जो है सबसे अधिक ऊंचाई पूर्वी भाग में लगभग 130 मीटर है। आगे हम बात करते हैं जो हमारे प्लेन्स है यानी कि मैदान है, उसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। यह जो है हमारा है वो राजस्थान का मैदान हो जाएगा। ये हमारा है सतलज यमुना मैदान और गंगा मैदान को हमने 3 भागों में बांटा था। तो यहाँ पर क्या है, गंगा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अपर गंगा मैदान यानी कि ऊपरी, और ये मध्य, और इसके जो नीचे हो जाएगा वो है लोअर गंगा मैदान हो जाएगा। और हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का, तो ब्रह्मपुत्र मैदान हमारा यहाँ पर है, ये हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तटीय मैदानों की बात करते हैं। तो तटीय मैदान में हमारे 3 तटीय मैदान है। पहला है गुजरात का तटीय मैदान, दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान और तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात का तटीय मैदान जो है वो बनासकाठा और साबरकाठा जिलों को छोड़कर गुजरात का पूरा मैदान जो है इस भाग में सम्मिलित है। इस मैदान की उत्पत्ति साबरमती, माही, लूनी तथा उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा हुआ है और इनके अतिरिक्त मैदान के कुछ भागों में गोंडवाना और जुरासिक युग की चट्टानें भी इस मैदान में पाई जाती हैं। गुजरात के मैदान का पूर्वी भाग सिंधु तथा गंगा के मैदानों के बीच स्थित है और इस भाग की उत्पत्ति प्लेटोस्ट्रीन युग के निक्षेपों से हुई है। अगला हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान का। तो पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर तथा सह्याद्री पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इसकी जो है कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर और चौड़ाई है 80 किलोमीटर तक इसकी जो है वो चौड़ाई है। अगला हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। तो पूर्वी तटीय मैदान क्या है? इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाटी के बीच में है। इस मैदान का विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में है। चलिए आगे हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह की। तो भारत के जो है पास कुल जो है 615 द्वीप समूह हैं, जिसमें 572 क्या है बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 जो है वो द्वीप अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार के 572 देशों, माफ़ कीजिएगा, 572 द्वीपों में से केवल 36 द्वीपों पर ही लोग की आबादी है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति जो है टेक्टोनिकी से हुई है जो लावे के बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप को बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, बंगाल की खाड़ी में प्रमुख जो द्वीप है वो अंडमान और निकोबार है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अभी हम इसको चित्र के माध्यम से आगे समझेंगे। और भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम बिंदु पर स्थित है। और यहाँ पर क्या है, वर्ष 2004 में सुनामी आई थी, तो यह जो क्या है अब यह समुद्र में पूरी तरह डूब चुका है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इस फिगर के माध्यम से हम बात कर सकते हैं। तो देखते हैं आप इसमें कि अंडमान और निकोबार के बीच में हमारा क्या है 10 डिग्री चैनल यह है। ठीक है, तो ये क्या है अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है। और यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको हम लोग बैरन ज्वालामुखी कहते हैं। तो यह कहाँ पर है, अंडमान में स्थित है। और यहाँ पर एक बायोस्फीयर भी है। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं। तो इसमें क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भाग जंगल से ढके हुए हैं और सागरों में बहुत से प्रवाल भित्तियाँ भी इसमें पाई जाती हैं। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पर स्थित है। और 242 प्रकार की चिड़िया इन द्वीपों में पाई जाती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इस द्वीपों को क्या बोलते हैं, चिड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। वेटलैंड ज्वालामुखी के अतिरिक्त नारकोंडम भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान द्वीप से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व में स्थित है
निकोबार द्वीप समूह में बहुत सी प्रवालभित्तियाँ पाई जाती हैं। एक बात करें तो इसमें कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें है जरावा, अंग्रेज, निकोबारी और सेंटिनल्स, इसमें प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वेंडूर सागरी बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व के सबसे बड़े रोबर क्रैब यानी केकड़े पाए जाते हैं। यह जो क्या करते हैं, शक्तिशाली पंजे से न केवल नारियल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं बल्कि इसके खोपड़े को तोड़कर नारियल का गूदा भी खा जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। तो अरब सागर में कुल 43 द्वीप समूह हैं, जिनमें केवल 10 द्वीप समूहों पर लोग आबाद हैं और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती। और 8 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप समूह को मालदीव समूह से अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप जो है इसमें सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर लाइट हाउस और जलवायु विभाग की प्रयोगशाला भी स्थापित है। नारियल यहाँ की प्रमुख नकदी फसल है। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर मिनिकॉय है जो सबसे बड़ा द्वीप है हमारा यहाँ का, ठीक है। और इसको 8 डिग्री चैनल जो है ये इसको अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भारत में भूकंप। तो भूकंप क्या होता है, आंतरिक बल के कारण तनाव उनकी सहन शक्ति से जब अधिक बढ़ जाए तो उसमें भ्रंश पड़ जाते हैं और यहाँ क्या है, भूकंप आते हैं। भूकंप आने के प्रमुख कारण क्या है, ज्वालामुखी उद्गार है और प्लेटों का खिसकना और मानवीय कारण भी इसमें हो सकता है। प्रमुख भूकंप हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से आए हुए हैं जो हमारे भारत में। तो इसमें कच्छ जो है, कच्छ गुजरात भूकंप आया था 2001 में, अंजर का आया था 1956 में, लातूर का 1993 में, कोयाना का 1967 में, जबलपुर भूकंप आया था 1997 में। और हम बात करते हैं तो कांगड़ा भूकंप जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 1905 में आया था। इसके अलावा सोपुर का है 1885 में। इस तरह से हम इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं भारत में जो भूकंप हैं वो किस किस सन में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।